आज हम पढ़ाने वाले हैं एनवायरनमेंट पर्यावरण और पारिस्थितिकी के चैप्टर नंबर 17 जो कि दृष्टि आज के बुक के हैं। वो चैप्टर का नाम है अम्लीकरण। ठीक है, तो चलिए अम्लीकरण क्या होता है सबसे पहले जानें। अम्लीकरण जो है, अम्लीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें अमोनिया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर की यौगिक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अम्लीय पदार्थों में बदल जाता है। इनमें से अधिकांश यौगिक वायु प्रदूषण का प्रत्यक्ष कारण होते हैं, जो अम्ल वर्षा तथा राष्ट्रीय अम्लीकरण के द्वारा पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब चलते हैं अम्ल वर्षा, एसिड रेन क्या होता है। तो वर्षा जल में अम्लों की बड़ी मात्रा या उपस्थिति को अम्ल की वर्षा कहते हैं। जब वायुमंडल की नमी के साथ सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रतिक्रिया करते हैं तो इसका निर्माण होता है ऐसे वर्षा जिसका pH मान 5.6 से कम हो, अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा का जल भी पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के जल में घुलने से कमज़ोर कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है, जो वर्षा जल को थोड़ा अम्लीय बना देता है। एक घोल जिसका pH मान 4 है, वह pH मान 5 के घोल से 10 गुना ज़्यादा और pH मान के 6 घोल से 100 गुना ज़्यादा अम्लीय होता है। जब जल का pH मान 4 से कम होता है तो वह जल जैविक समुदाय के लिए हानिकारक हो जाता है। मानव जनित स्रोतों से निःसृत सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचकर जल से मिलकर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का निर्माण करती है। जब यह अम्ल वर्षा के जल के साथ सतह पर वर्षा के रूप में प्रकट होता है तो यह पर्यावरण को समग्र रूप से हानि पहुंचाता है। अम्ल निक्षेप क्या होता है? अम्ल निक्षेप या अम्ल वर्षा एक वृहत रूप है जो वातावरण से आर्द्र और शुष्क निक्षेप के मिश्रण को इंगित करता है। अम्ल निक्षेप अम्लीय वर्षा, अम्लीय कोहरे और अम्लीय धुंध आदि परिघटनाओं के लिए एक सामान्य नाम है। यह एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। ये 2 प्रकार का होता है। आर्द्र निक्षेप वेट डिपोजिशन। अगर वायु के अम्ल रसायन ऐसे क्षेत्र तक विक्षेपित होकर चले जाते हैं जहां का मौसम आर्द्र है, जब अम्ल धरातल पर वर्षा, बर्फ, कोहरा एवं धुंध के रूप में गिर सकता है, वातावरण के करीब आधी अम्लीयता आपस पृथ्वी के पर आर्द्र निक्षेप की क्रिया द्वारा प्रकट होती है। और जानते हैं अम्ल वर्षा हेतु उत्तरदायी यौगिकों के स्रोत।
सल्फर का प्राकृतिक स्रोत सागर, ज्वालामुखी, उद्गार। मृदा में जैविक प्रक्रिया जैसे कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, मृदा में जीवाणुओं की प्रक्रिया द्वारा, प्लैंकटन एवं वनस्पतियों के सड़ने से। मानव निर्मित में का स्रोत में सल्फर का उपयोग क्या होता है? तो कोयला का जलना, पेट्रोलियम पदार्थ, सल्फर डाइऑक्साइड का 30%, शुद्ध धातु जैसे आयरन एवं स्टील प्राप्त करने हेतु धात्विक सल्फाइड का इसका गलाना, कच्चे तेल का परिशोधन से धातु शोधन, रासायनिक और उर्वरक प्रयोगों में से सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन। दूसरा अम्ल कैसे है? नाइट्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? आकाशीय विद्युत के लिए, ज्वालामुखी उद्गार के लिए, जैविक गतिविधियाँ के लिए। वहीं मानव निर्मित स्रोत में क्या आ जाएगा? वनाग्नि, तेल, कोयला, गैस का दहन यानी जीवाश्म ईंधन। मीथेन का जो है प्राकृतिक स्रोत क्या हो गया? आर्द्रभूमि, पशु, दीमक। वहीं मानव निर्मित स्रोत हो जाएगा धान के खेत, कोयला खनन, गैस ड्रिलिंग। कार्बन डाइऑक्साइड का प्राकृतिक स्रोत श्वसन, सागर, अपघटन। मानव निर्मित स्रोत हो जाएगा स्रोत क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन का जलने से, औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा जैसे सीमेंट उत्पादन, वनोन्मूलन। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? जीव जनन, बायोजेनेसिस और ज्वालामुखी। वहीं मानव निर्मित स्रोत हो जाएगा बायोमास का जलना, औद्योगिक स्रोत, धूम्रपान। फार्मिक अम्ल का जो मानव निर्मित स्रोत है वह जंगल की आग के कारण बायोमास के जलने से फार्मिक अम्ल HCOOH एवं फार्माल्डिहाइड SCHO का उत्सर्जन वातावरण में होता है। अमोनिया का मानव निर्मित स्रोत हो जाएगा कृषि कार्य। अब चलते हैं शुष्क निक्षेप या जमाव, ड्राई डिपोजिशन। सूक्ष्म निक्षेप ऐसा क्षेत्र जहाँ का मौसम शुष्क हो, वहाँ अम्ल रसायन धूल और धुएं के साथ मिलकर संयुक्त हो जाते हैं और धरातल पर शुष्क जमाव के कारण निक्षेपित होकर जमीन, भवन और वनस्पतियों से चिपक जाते हैं। वायुमंडल में अम्लीकरण की मात्रा जो कि पृथ्वी पर शुष्क निक्षेप द्वारा विक्षेपित होती है, उस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है कि वह क्षेत्र जो है कितनी मात्रा में वर्षा प्राप्त कर रहा है। उदाहरण के लिए मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क से आर्द्र निक्षेप का अनुपात उच्च रहता है, बजाय उस क्षेत्र से जो ज़्यादा वर्षा प्राप्त करते हैं। अमोनिया एक जटिल कार्बन के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है, साथ ही नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। ये ऑक्साइड जो है बादल की नमी जल बूंदों से प्रतिक्रिया कर सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल का कमज़ोर घोल बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन को भी क्षति पहुंचाता है एवं स्मॉग की उत्पत्ति करता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड 3 प्रकार के होते हैं: नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है सम्मिलित रूप से NOx कहे जाते हैं। अम्ल वर्षा हेतु मुख्य रूप से जिम्मेदार गैसें हैं।
सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और फॉर्मिक अम्ल। सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड अक्सर अपने स्रोत बिंदु से वायु द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में परिवहित हो जाते हैं और साथ ही वे क्षेत्र जिसके नकारात्मक प्रभावों का अनुभव करते हैं। यह समस्या एक समान न होकर स्थान विशेष के अनुसार घटित होती है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन का प्रदूषण दक्षिणी पछुआ पवनों द्वारा बहाकर ले जाया जाता है, जो कि स्कैंडिनेवियन देशों में गंभीर क्षति के कारण बनता है। अम्ल वर्षा का वैश्विक परिदृश्य। जर्मनी तथा यूनाइटेड किंगडम में स्थित मिलों से निश्चित सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण नॉर्वे तथा स्वीडन में अधिक अम्ल वर्षा होती है। इस अम्ल वर्षा के कारण यहाँ की झीलें तथा जैविकी दृष्टि से मृत्यु हो रही है, इसलिए यह इस वर्षा को झील कातिल कहते हैं। इसके अलावा कनाडा एवं अन्य स्कैंडिनेवियाई देशों के में भी अम्ल वर्षा होती है। भारत में अम्ल वर्षा की पहली रिपोर्ट 1974 में मुंबई में मिली थी। अम्ल वर्षा की घटनाएं अब अन्य महासागरों में मिल रही है। भारत का वार्षिक उत्सर्जन पिछले 2 दशक में जीवाश्म ईंधनों के दहन से वृद्धि के कारण दुगना हो गया है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तटीय कर्नाटक एवं केरल, पश्चिम बंगाल एवं बिहार से मृदा के पीएच मान में कमी की रिपोर्ट विभिन्न अध्ययनों एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही है। मथुरा स्थित तेल शोधनशाला से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ताजमहल की संगमरमरी दीवारों को क्षति पहुंचाने की आशंका कई बार जताई गई है। 1998 में ध्यान देने के बाद यह पता चलता है कि अम्ल वर्षा के कारण इस सुप्रसिद्ध स्मारक का सफ़ेद संगमरमर पीला पड़ना शुरू हो चुका है। अम्ल वर्षा के हानिकारक प्रभाव। अम्ल वर्षा जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करता है। यह इमारतों स्मारकों को भी हानि पहुंचाता है। इसके अलावा पाणितंत्र, नदी, मृदा, कृषि, पाइपलाइन के क्षरण, भूमिगत जल का स्रोत आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। झीलों, नदियों, खाड़ियों, तालाबों और जल के अन्य निकायों पर हानिकारक प्रभाव के कारण जलीय जीवों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। अम्ल वर्षा ने अब संपूर्ण भौतिक एवं जैविक जगत को संकट में डाल दिया है। जिस जल का पीएच मान 5 से कम होता है, उसमें कई मछलियां मर जाती हैं और कई मछलियां अपने अंडे को हैच यानी कि अंडों से बच्चे को हैच नहीं कर पाती। मेंढकों के लिए यह नाजुक pH 4 के करीब होता है, परंतु इन मेफ्लाइज को वे खाते हैं जो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं एवं pH मान 5 से कम होने पर वे मर जाते हैं। अम्ल लवण के कारण मछलियों की क्षमता प्रभावित होती है, जिससे ऑक्सीजन, लवण एवं पोषक तत्व के अंतर्ग्रहण में व्यवधान उत्पन्न होता है। अलवणीय जल की मछली हेतु ऑस्मो रेगुलेशन को रखना जरूरी है, क्योंकि यह जीवित रहने हेतु आवश्यक होता है।
अम्ल के अणु मछलियों के गिल्स के ऊपर म्यूकस का निर्माण करते हैं जो मछलियों को ऑक्सीजन को अवशोषित करने से रोकता है। साथ ही निम्न पीएच स्तर मछलियाँ के ऊतकों में लवण संतुलन को समाप्त करता है। पक्षियों पर प्रभाव कुछ पक्षियों को अपने अंडे को ठोस करने हेतु ज़्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जिस हेतु वे कैल्शियम से समृद्ध भोजन जैसे घोंघा आदि का भक्षण करते हैं। अम्लीय वर्षा द्वारा इन पौधों की संख्या तीव्रता से कम हो रही है, जो कि पक्षी जैव विविधता के समाप्त होने के खतरा के कारण बन सकता है। मृदा पर प्रभाव। मृदा का जैविक और रासायनिक गुण अम्ल वर्षा द्वारा गंभीर रूप प्रभावित होता है। अम्ल वर्षा के कारण मृदा की उत्पादकता में भी ह्रास होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के आयन एवं दूसरे धातु मृदा एवं ह्यूमस कणों से जुड़े होते हैं। धनात्मक धातु आयन का आकर्षक बल ऋणात्मक मृदा कणों से बहुत मजबूत होता है, जिससे जल के मृदा से गुजरने के बावजूद वे धातु आयन मृदा में ही जुड़े रहते हैं। परंतु अधिक अम्लता के कारण अम्ल वर्षा के हाइड्रोजन आयन एवं मृदा के पोषक धनायन एवं या क्षार धनायन जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम के बीच आदान प्रदान होता है, जिसके कारण पोषक तत्वों का निक्षालन होता है एवं मिट्टी अनुर्वर हो जाती है। वह मृदा के जीवों के श्वसन में कमी के लिए भी उत्तरदायी होती है। अन्य पोषक तत्वों की कमी के कारण मृदा में अमोनिया की मात्रा में वृद्धि होती है, जो अपघटन दर में कमी का कारण बनती है। मृदा जिनमें चूना एवं कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, अम्ल को निष्प्रभावी कर देता है। भारत मृदा पर अम्ल वर्षा का प्रभाव कम है, क्योंकि भारतीय मृदा सामान्यतः क्षारीय है। वनस्पति पर प्रभाव वृक्षों का अम्ल वर्षा के साथ संपर्क दो प्रकार से होता है। पहला, सीधे संपर्क के द्वारा। कुछ पेड़, खासकर शंकुधारी जैसे वृक्ष, अपने पत्तियों के घने कैनोपीज के साथ अम्ल वर्षा को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे पेड़ों की पत्तियों में भूरे रंग की होकर गिर जाती है, जिससे पेड़ों की वृद्धि रुक जाती है तथा पत्तियां एवं छाल क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जो उन्हें मौसम बीमारियों एवं कीड़ों के प्रति सुभेद बनाते हैं। मृदा द्वारा अम्ल मृदा में प्रवेश कर पौधों के पोषक तत्वों की पूर्ति को बाधित कर देती है एवं कीड़ा उनका जड़ों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर देता है। उच्च तुंगता हाई एल्टीट्यूड वाले वन अम्ल वर्षा के प्रति ज़्यादा सुभेद होते हैं, क्योंकि वे ऐसे अम्ल में
उच्च तुंगता यानी कि हाई अल्टीट्यूड वाले वन जो है अम्ल वर्षा के प्रति ज़्यादा सुभेद होते हैं, क्योंकि वे ऐसे अम्ल से युक्त बादल और कोहरे से घिरे होते हैं जो अम्ल वर्षा से ज़्यादा अम्लीय होते हैं। अम्ल वर्षा वन के पेड़ों और झाड़ियों को कई तरीके से प्रभावित करती है। इसके फलस्वरूप जो है वृद्धि में कमी या असामान्य वृद्धि अम्ल वर्षा जो वन के और झाड़ियों के प्रति तरीके से प्रभावित करती है, जिसके फलस्वरूप वृद्धि में कमी या असामान्य वृद्धि होती है। जिसके कुछ लक्षण हैं: पत्तियों का रंग फीका पड़ जाना, शंकुधारी वृक्षों की नुकीलेदार पत्तों में समयपूर्व उम्र वृद्धि, प्रभावित जड़ों की का मृत्यु, प्रभावित पेड़ों के नीचे की शाखीय पादपों की मृत्यु। अब होता है किस प्रभाव? सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। निम्न मृदा पीएच मृदा के सूक्ष्मजीवों की संख्या में कमी लाता है। निम्न मृदा जो पीएच मृदा के सूक्ष्मजीवों की संख्या में कमी लाता है। इन सूक्ष्मजीवों का कार्य जो है मृत और एवं विघटनशील पत्तियों तथा वन भूमि के दूसरे कार्बनिक कचरों का अपघटन करना है। दूसरा, किसी खास वातावरण में किसी सूक्ष्मजीव की जातियों के प्रसार और उत्पादन दर को पीएच निर्धारित करता है। अधिकांश जीवाणु एवं प्रोटोजोआ का पीएच मान उदासीन होता है। कई कवक अम्लीय वातावरण पसंद करते हैं एवं कई नील हरित शैवाल जो है क्षारीय वातावरण पसंद करते हैं। अम्लीय वर्षा के अधिक समय तक होने के बाद जो है मृदा एवं जल के सूक्ष्मजीव प्रजाति जीवाणु सीमा से कवक सीमा की तरफ घिसक जाते हैं और सूक्ष्म पादपों में असंतुलन पैदा करते हैं। इसके कारण जो है मृदा में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में देरी होती है एवं जलीय जीवन तथा वन के कवक लोगों में वृद्धि होती है। अपघटन में बाधा होने से पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट एवं नाइट्रेट मृदा में से पुनः मुक्त नहीं हो पाते हैं। वन्यजीव पर प्रभाव। हालांकि अम्लीय वर्षा का वन्यजीवन पर प्रभाव बहुत स्पष्ट नहीं है, परंतु कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादकता एवं वन्यजीवों की जनसंख्या पर अवश्य पड़ता है। अम्ल वर्षा जो है सृजनशील पौधों की हानि पहुंचाती है, जिससे कि उन पर निर्भर वन्यजीव प्रभावित होते हैं। अम्लीय वर्षा छोटे वन तालाब के मेढकों, सैलामेंडर के ठंडा और एवं टैडपोल्स को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अम्लीय वर्षा जो है मृदा के साथ अवरुद्ध या बंधी हुई धातुओं के जलवायु पर्यावरण में मुक्त करने की मदद करता है, जहाँ से जहरीले पदार्थ जो है जानवरों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। अम्लीय वर्षा के वन्यजीव पर अन्य प्रभाव भोजन एवं आवासीय संसाधनों के समाप्त होने या कमी के रूप में पड़ते हैं। मानव पर प्रभाव। सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस कणों में परिवर्तित हो जाती है, जो शहरी धुंध का प्रमुख घटक है।
जिससे आँखों में जलन एवं ऊतकों की क्षति पहुँचती है तथा श्वसन रोगों के कारण समय पूर्व मृत्यु हो जाती है। अम्ल वर्षा जहरीली धातुओं को उनके प्राकृतिक रासायनिक यौगिकों में टूटने से मदद करती है। ये धातु पीने योग्य जल एवं मृदा में प्रवेश कर जाते हैं। ये जहरीली धातुएं बच्चों के तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाती है एवं गंभीर मस्तिष्कीय क्षति एवं मृत्यु के कारण बनती है। अम्लीय वर्षा जो है मानव को कई प्रकार से प्रभावित करती है। तीसरा पॉइंट, दुर्गंध दृश्यता की कमी और त्वचा आँख नाक एवं श्वसन पथ में असहजता, अस्थमा, श्वसन संबंधी परेशानियां जैसे सूखा कफ, सिर दर्द आदि का होना। कुछ प्रत्यक्ष प्रभाव, दीर्घकालिक ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी एम्फोसीमा एवं कैंसर आदि। कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव, पीने का पानी एवं भोजन के माध्यम से भोजन विषाक्तता। कुछ जहरीली भारी धातुओं जैसे मैंगनीज, कॉपर, कैडमियम, एल्युमिनियम के स्तरों में वृद्धि के होने से मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है। एल्युमिनियम द्वारा अल्जाइमर रोग एवं किडनी का कार्य प्रभावित होता है। निजी वस्तुओं या पदार्थों पर प्रभाव। अम्लीय वर्षा जो धातु भवन के पत्थर, सिरेमिक एवं ग्लास पेपर, फोटोग्राफिक पदार्थ, टेक्सटाइल्स, चमड़े की वस्तु, रबर को भी प्रभावित करता है। जब कैल्शियम एवं सल्फेट आयन से युक्त जल पत्थरों के छिद्रों में प्रवेश करता है और सूख जाता है तो लवण का आयन उस छेद के अंदर जो है क्रिस्टल के रूप में बदल जाता है। यह क्रिस्टल जो है पत्थर को बाधित कर उसमें दरार उत्पन्न कर सकता है। इसलिए पत्थर के टिकाऊपन के निरूपण में छिद्रता एक महत्वपूर्ण कारक होता है। आगरा का ताजमहल, मथुरा रिफाइनरी से निकले हुए सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल एवं अन्य प्रदूषक से प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, अम्लीय वर्षा के द्वारा भवनों, मूर्तियों, पुलों, संरचनात्मक वस्तुओं, संगमरमर, चूना पत्थर आदि को गंभीर क्षति पहुंचती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अम्ल वर्षा से निपटने के लिए रणनीतियाँ। क्या रणनीतियाँ हैं? तो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण कोल पावर प्लांट से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड है। इसे दूर करने के लिए कई उपाय हैं, जैसे प्राकृतिक गैस या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना, निम्न सल्फर कोयला को अपनाना, कोयला को जलाने से पहले उसमें सल्फर को हटाना, कोयले को जलाने हेतु द्रवीकृत दहन प्रक्रिया को अपनाना एवं दहन के बाद धुएं के ढेर से सल्फर हटाने हेतु सल्फर प्रदूषण के अंतर्गत से स्क्रबर को लगाना आदि। इसके अलावा अम्ल वर्षा से प्रभावी रूप से निपटने की रणनीति निम्नलिखित है। पहला पॉइंट, जीवाश्म ईंधनों का विकल्प ढूंढना, जैसे पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि। पुराने विद्युत संयंत्रों को नए ऊर्जा कुशल उत्पादों से बदलना, कारपूल, प्राकृतिक परिवहन का उपयोग करना, पैदल चलना। निष्प्रभावी कारक जैसे चूना को कैल्शियम ऑक्साइड एवं कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अम्लीय जल से मिलाना ताकि उसका पीएच मान बढ़ जाए।
इंजन का परिवर्तन यानी कि उत्प्रेरक परिवर्तन का उपयोग करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेलसिंकी प्रोटोकॉल के तहत सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय स्तर पर देशों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे USA व कनाडा के मध्य वायु गुणवत्ता समझौता। ताजमहल पर अम्ल वर्षा व प्रदूषण के नकारात्मक प्रभावों को रोकने हेतु भारत सरकार ने ताज ट्रैपेजोइडम जोन विकसित किया है और स्मारक के चारों ओर उत्सर्जन मानक का कड़ाई से पालन होता है। इस क्षेत्र में प्रदूषण यातायात प्रतिबंधित है एवं पर्यटन या तो पैदल या फिर इलेक्ट्रिक बस द्वारा जा सकते हैं। सागरीय अम्लीकरण। सागर का रासायनिक संरचना में परिवर्तन हेतु इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। सागरीय अम्लीकरण की घटना समुद्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अवशोषण तथा समुद्री जल के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप घटित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए समुद्री के एक भंडार गृह के तरह कार्य करता है। मानव जनित क्रियाकलापों से उत्पादित 1/3 कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन हेतु एक यह बफर जोन न्यूट्रल जोन की तरह कार्य करता है। कई करोड़ वर्षों से पृथ्वी के महासागर एक स्थिर अम्लीय स्तर बनाए हुए थे। कई करोड़ वर्षों से पृथ्वी के एक स्थिर अम्लीय स्तर बनाए हुए थे। 1800 ईस्वी के प्रारंभ में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से जीवाश्म ईंधनों की द्वारा मशीनों के चलाए जाने से उद्योगों का विकास बहुत तेजी से हुआ। औद्योगिक क्रांति का यह एक दुष्परिणाम कार्बन उत्सर्जन में तीव्रता तथा ग्लोबल वार्मिंग के रूप में सामने आया। मानव द्वारा उत्सर्जित करीब आधे कार्बन डाइऑक्साइड को समय के साथ महासागरों द्वारा अवशोषित किया जा चुका है। इस प्रक्रिया द्वारा जलवायु परिवर्तन को धीमा करने की सहायता मिली है, परंतु नए अनुसंधान द्वारा यह साबित हो रहा है कि समुद्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के बड़ी मात्रा को अवशोषित करना जल रसायन को परिवर्तित कर रहा है एवं समुद्री जीवन चक्र को प्रभावित कर रहा है। विशेषतः उन्हें जो खाद्य जाल के निम्न स्तर पर स्थित है। सागरीय अम्लीकरण समुद्री रसायन में परिवर्तन को दर्शाता है जो समुद्र pH मान में निम्नता के रूप में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोनिक अम्ल। जब कार्बन डाइऑक्साइड समुद्री जल में घुल जाती है तो कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है। यह समुद्री सतह के पास उच्च अम्लता को प्रेरित करता है। इस कारण समुद्री जीवों की कवच वृद्धि प्रभावित होती है और कुछ मछलियों में जनन विकार पैदा होता है। पिछले 300 करोड़ वर्षों में औसतन समुद्री pH 8.2 से वर्तमान में 8.1 हो गया है, अर्थात 0.1 pH यूनिट की कमी पिछली 2 सदियों में 25% अम्लीय वृद्धि को दर्शाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन भंडारगृह। वर्तमान में महासागर लगभग 22 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिदिन अवशोषित कर रहे हैं। विभिन्न अनुसंधानों द्वारा यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस शताब्दी के अंत तक महासागरों के pH में कमी आ सकती है, जिससे सेल बनाने वाले जीव जैसे कोरल, श्रिम्प, लॉबस्टर, प्लैंकटन तथा मछलियाँ गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। विभिन्न अध्ययनों में यह
तथ्य भी वैश्विक रूप से चिंता उत्पन्न करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के लगातार अवशोषण से कार्बन भंडारगृह की क्षमता में कमी आ सकती है, जो आने वाले समय में वैश्विक जलवायु परिवर्तन का कारण बनेगी। सामान्यतः समुद्र एक सिंक की तरह कार्य करता है जो कार्बन चक्र में भाग लेता है। जब वायुमंडल एवं सागर का एक दूसरे में संपर्क होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों के मध्य स्थानांतरित होता है। खासकर वायुमंडल से समुद्री सतह पर तब तक होती है जब तक दोनों साम्यावस्था इक्विलिब्रियम की प्राप्त ना कर ले। यह प्रक्रिया पूरी होने से 1 वर्ष लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सागरीय अम्लीकरण। सागरीय अम्लीकरण पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि समुद्री अम्लीयता को बढ़ाती है, जो प्लैंकटन की उत्पादकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जिससे अंततः मछलियों का उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। समुद्री अम्लीयता में वृद्धि से प्रवाल विरंजन की घटना में वृद्धि होती है, जिससे कोरल लीफ प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। समुद्री अम्लीयता में वृद्धि से कार्बोनेट आयन में कमी आती है, जिससे कैल्सिफिकेशन में बाधा उत्पन्न होती है। फलतः कंकाल निर्माण करने वाले जंतुओं के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है सागरीय अम्लीकरण का जैविक प्रभाव। सागरीय अम्लीयता का जैविक प्रभाव। प्रकाश संश्लेषित शैवाल और समुद्री घास उच्च कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिति से लाभान्वित होते हैं, क्योंकि इन्हें धरातलीय पौधों की तरह कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। किंतु ज़्यादा अम्लीयता का कुछ कैल्सीफाइंग प्रजातियों जैसे ओयस्टर, समुद्री आर्चिन, छिछले जल वाले कोरल, घड़ी, गहरे समुद्री कोरल एवं प्लैंकटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर इन जीवों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न होता है तो संपूर्ण आहार जाल के खतरे में पड़ने की संभावना उत्पन्न हो जाएगी। आज करीब 1 अरब से ज़्यादा व्यक्ति समुद्र भोजन पर निर्भर हैं। टेरापोड्स या सी बटरफ्लाई एक छोटा सा समुद्री जीव है जिसके आकार एक छोटे से मटर के दाने जैसा होता है। टेरापोड्स उन जीवों द्वारा खाया जाता है जिनका आकार एक छोटे क्रिल से लेकर व्हेल मछली तक होता है। ये उत्तरी पैसिफिक जुवेनाइल साल्मन क्षेत्र का मुख्य भोजन है। यह तथ्य है कि जब टेरापोड्स सेल को ऐसे समुद्री जल में रखा जाता है जिसका पीएच मान एवं कार्बोनेट स्तर सन 2100 के अनुमानित स्तर का हो, तो सेल 45 दिनों के भीतर 50 दिनों के बाद धीरे धीरे घुल जाता है। कोरल। कई महासागरीय जीव जो कि कैल्शियम कार्बोनेट सेल या कंकाल उत्पन्न करते हैं, समुद्री जल के बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड स्तर एवं घटते पीएच स्तर से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। उदाहरण स्वरूप कोरल लीफ का निर्माण छिछले उष्णकटिबंधीय जल में लाखों छोटे छोटे जीवों जो कि कोरल कहलाते हैं के द्वारा होता है। हर कोरल स्वयं के लिए कंकाल का निर्माण करते हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद ये कंकाल कोरल रीफ का निर्माण करते हैं। ये कई मछलियों एवं दूसरे समुद्री
प्राणियों को आवास प्रदान करते हैं। महासागरीय अम्लता के कारण रीफ बिल्डिंग यानी कि कोरल के कंकाल उत्पन्न करने की क्षमता में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। समुद्री अम्लीकरण के कारण सफलतापूर्वक निषेचन, लार्वा अवस्थापन एवं एल्खोर्न कोरल एवं संकटग्रस्त प्रजाति यानी कि को समझौता करना पड़ता है। इस शताब्दी के अंत तक तापमान में वृद्धि से प्रवाल विरंजन की घटना की वृद्धि हो सकती है। महासागरों की रासायनिक रचना में परिवर्तन से महासागरीय जीवों एवं कोरल पर गंभीर पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट है सेलफिश। हाल ही के वर्षों में भारत के पश्चिमी तट पर ओयस्टर के विकास की असफलता के तथ्य सामने आया है। यह तथ्य प्राकृतिक रूप से उद्वेलन यानी अपवेलिंग की घटना से जुड़ा हुआ है, जो कि निम्न पीएच मान वाले जल के लिए उत्तरदायी होता है एवं इसके कारण एरागोनाइट असंतृप्तता और नज़दीकी वातावरण की जल गुणवत्ता में परिवर्तन होता है। हालांकि उपयुक्त घटना प्रकृति में प्राकृतिक रूप से घटित होती रहती है, परंतु हाल के अवलोकन द्वारा यह बात सामने आई है कि मानव जाति कार्बन डाइऑक्साइड के तीव्र उत्सर्जन से मौसम असंतृप्तता में मदद कर रहा है। जल का निम्न पीएच मान ओयस्टर में जनन विफलता का एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सागरीय अम्लीकरण पर अन्य कारकों का प्रभाव। कई कारक स्थानीय रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की समुद्री जल के साथ प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकता है एवं सागरीय अम्लीकरण में वृद्धि कर सकता है, जैसे अम्लीय वर्षा एवं सुपोषण। सागरीय अम्लीकरण को कम करने की रणनीति। अपतटीय ड्रिलिंग को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा बल देना, सरकारी नीति में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन रोकने हेतु बढ़ावा देना, समुद्री जल के कार्बन डाइऑक्साइड की अम्लता को क्षार, कार्बोनेट, सिलिकेट खनिजों को जोड़कर निष्प्रभावी बना सकते हैं। शेलफिश एक्वाकल्चर समुद्री जल में से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में मददगार साबित हो सकता है। समुद्र की दलदली, मैंग्रोव एवं समुद्री घास मेडो समुद्री जल के कार्बन डाइऑक्साइड का अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। समुद्री परितंत्र कार्बन के बड़ी मात्रा के संग्रहण में भूमिका निभा सकता है, जिससे कि स्थानीय तौर पर अपतटीय सागरीय अम्लीकरण की कमी करने में मदद मिल सकती है। विभिन्न सागरीय स्तरों पर संतृप्तता की स्थिति। पहला पॉइंट है सागरीय अम्लीकरण के कारण जैविक रूप से महत्वपूर्ण कैल्शियम कार्बोनेट खनिजों की संतृप्तता स्तर में बदलाव आता है। दूसरा पॉइंट है सागरीय ठंडे समुद्र प्राकृतिक रूप से कार्बोनेट यानी कि आयन से असंतृप्त होते हैं, जिसके कारण अधिकांश कैल्सीफाइंग जीवों के सेल घुल जाते हैं। तीसरा पॉइंट है सतही जल कार्बोनेट आयन द्वारा अति संतृप्त होते हैं एवं कैल्सीफाइंग जीवों के सेल को नहीं घुलाता। नेक्स्ट पॉइंट है संतृप्ति क्षितिज एक स्तर के होते हैं जिसमें नीचे जाने पर कैल्शियम कार्बोनेट खनिज घुलनशील हो जाते हैं। इस संतृप्ति क्षितिज के नीचे वही प्राणी जीवित रह सकता है जिनमें एक खास तंत्र पाया जाता है जो उनके कैल्शियम कार्बोनेट के सेल को घुलने में से बचाता है।
कुछ महत्व तथ्य। लेकिन वायु प्रदूषण के लिए अच्छे जैव संकेतक का कार्य करते हैं। परास्त लूजर समुद्र की उच्च अम्लता एवं कुछ समुद्री जीवों के लिए समस्या उत्पन्न करती है। ये परास्त यानी कि लूजर्स कहलाते हैं, जैसे कोरल, टेरोपाइट, टेरापोड्स, सेल बिल्डिंग, प्लैंक्टोनिक अजीब आदि। विजेता विनर समुद्र की उच्च विनर क्या विजेता समुद्री की उच्च अम्लता कुछ समुद्री जीवों के लिए प्रभावित होती है। ये जीव जो है विजेता कहलाते हैं, जैसे समुद्री घास, कुछ प्रकार के फाइटोप्लैंक्टन आदि। निक्षालन लीचिंग यानी कि वह प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया जिसमें अम्ल निक्षेप द्वारा हाइड्रोजन आयन जुड़ते हैं, जिसके कारण महत्वपूर्ण पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम का प्रतिस्थापन हो जाता है। निक्षालन द्वारा आयन मृदा में गहराई तक चले जाते हैं, जिससे पौधों की जड़ें उन तक नहीं पहुंच पाती। कैल्शियम आयन पेड़ों की कोशिकाओं द्वारा उपयोग में लाया जाता है। यह कोशिकाओं के निर्माण, जल एवं अन्य पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। प्रासंगिक अम्लीकरण सामान्यतः झीलों में उच्च अम्लता नहीं पाई जाती, किंतु जब बर्फ़ पिघलती है तो एवं वर्षा होती है तो वह अपने साथ जो है उच्च मात्रा में अम्लीय निक्षेप लाती है, जिसे झील की मृदा निष्प्रभावी नहीं कर पाती। इससे जो है लघु समय के लिए पारितंत्र में तनाव आता है, जिससे पारितंत्र में कई जीवों एवं प्रजातियों की क्षति पहुंचती है। यह घटना प्रासंगिक अम्लीकरण कहलाती है।